मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन मेरे दिल में कोई उमंग न थी। और वजह यही थी कि मैं एक अनचाही दुल्हन थी। मेरा दिल हर जज्बात से खाली था। मैं इस समय दिमागी दबाव में थी कि जब मेरे पास मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरी सांसें अटक गई, क्योंकि आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी बेचैनी की वजह यही थी कि मैं अपने ही दोस्त की सौतन की हैसियत से इस घर में आई थी। नताशा से मेरी दोस्ती उस समय हुई थी जब मेरी उम्र सिर्फ 5 साल की थी। मैंने जब आँख खोली तो खुद को अनाथ आश्रम में देखा था। मैंने होश संभालते ही अनाथ आश्रम का माहौल देखा था, और वहीं के एक इंचार्ज ने ही मुझे बताया था कि तुम एक दिन की थी जब तुम्हें कोई अनाथ आश्रम के बाहर पड़े झूले में डालकर चला गया था। शायद मेरी माँ की कोई मजबूरी रही होगी, और मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक की धमकी दी होगी कि अगर फिर से बेटी हुई तो तलाक दे दूंगा। इसीलिए उसने चुपचाप मुझे झूले में डाल दिया होगा, या फिर मैं किसी की नाजायज औलाद थी जो किसी ने अनाथ आश्रम के बाहर पड़े झूले में डालकर मुझसे जान छुड़वाई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है। बस 3 साल की उम्र में जब मैंने थोड़ा होश संभाला तो खुद को अनाथ आश्रम में ही पाया था। वहीं रूखी सूखी रोटी जैसे भी मिलती चुपचाप खा लेती थी। बचपन से ही हमें सब्र ही सिखाया जाता था। मुझे क्या, अनाथ आश्रम में रहने वाले हर बच्चे का यही हाल था। लेकिन एक रात में सो रही थी जब मुझे रोती हुई बच्ची की आवाज़ सुनाई दी थी। क्योंकि मैं नींद की कच्ची थी, इसीलिए मेरी आंख खुल गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वह रोने वाली बच्ची की आवाज़ मेरे कहीं पास से ही आ रही थी। उसकी आवाज़ ने जैसे मुझे बेचैन कर दिया था कि तभी अचानक से ही हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने एक नौकरानी खड़ी थी जो एक 5 साल की बच्ची का हाथ पकड़े उसे अंदर ले आई थी। मेरी उम्र लगभग 5 साल ही थी। वह बच्चे रोए जा रही थी, मम्मी मम्मी पुकार रही थी। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं अपनी मम्मी के बगैर मर जाऊंगी। भगवान के लिए मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दो। वह नौकरानी कहने लगी कि तुम्हारा ठिकाना अब यही है, इसीलिए रो रो कर हमें तंग मत करो। मेरे साथ वाला बिस्तर खाली था। नौकरानी ने उसे वहाँ बैठा दिया और कहने लगी, चलो सो जाओ, और खबरदार जो अब तुमने रो रो कर सारा अनाथ आश्रम सर पर उठाया तो जब से आई हो रोए जा रही हो। नौकरानी ने उसे डांट कर बाहर चली गई। क्योंकि मैं बैठकर यही माहौल देख रही थी, वह मुझे देखने लगी, साथ ही साथ सिसकियां भरने लगी थी। कुछ डरी सहमी सी लग रही थी, सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे उस पर बहुत दया आ गई। अचानक पता ही नहीं मुझे क्या, नताशा को देखकर अपने दिल में एक मोहब्बत महसूस हुई थी। मैं उसके बिस्तर पर आ गई और उसे अपने सीने से लगा लिया। शायद उसे भी एक हमदर्द की ज़रूरत थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई हो। वह कहने लगी, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने मम्मी पापा के साथ एक बस में सफ़र कर रही थी। हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। वहाँ मेरी मम्मी की सहेली रहती हैं, लेकिन रास्ते में बस खाई में गिर गई। मेरे भी सर पर चोट आई थी, लेकिन जब मैं होश में आई तो मैं सड़क पर लेटी हुई थी और मेरे आसपास पुलिस वाले भी थे। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को होश आ गया है। जब मैं उठी तो वहाँ मौजूद पुलिस वालों ने मेरे को अपने माँ बाप के बारे में पूछा, लेकिन वह कहने लगे सब लोग खाई में गिरकर मर चुके हैं, बस तुम ही जिंदा बची हो। यह कहकर 2 दिन उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में रखा और उसके बाद वह मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। लेकिन मुझे अपनी माँ बाप के पास जाना है और पापा के पास जाना है। मेरी मम्मी पापा कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं। यह सुनकर मैं एक ठंडी आह भरी थी। नताशा कहने लगी, मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरा बहुत बड़ा कमरा था, मेरा पास
बहुत सारे खिलौने थे। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे अपने घर वापस जाना है। वह रो रही थी और उसकी सिसकियाँ मुझे तकलीफ पहुँचा रही थी। मेरी भी आंखों से आंसू बहने लगे। न जाने नताशा में ऐसी क्या बात है कि मैं उसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी और फिर वो भी मुझे धीरे धीरे चाहने लगी थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया, हम दोनों का यह हाल था। एक जान और दो शरीर थे। फिर तो जहाँ नताशा होती वहाँ मैं पाई जाती थी। जब तक नताशा नहीं आती मैं खाना नहीं खाती थी और उसका भी यही हाल था। समय के साथ साथ हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती गई। हमने अनाथ आश्रम में ही 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। हम लोग पढ़ने में काफ़ी होशियार थे, इसीलिए इंचार्ज से अनुमति लेकर हमने कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया और फिर कॉलेज के बाद हम अनाथ आश्रम के बच्चों को पढ़ाने लगे थे। उसी समय नताशा के लिए बहुत अच्छे रिश्ते का आना जाना शुरू हो गया था। उसके चाचा ने ही उसकी परवरिश की थी, लेकिन वह भी अब मर चुके थे। उनका अपना घर था, अच्छा कमाता था। उसने सोचा कि वह अनाथ लड़की को सहारा दे दे, लेकिन वह कहता है कि लड़की को मैं खुद देखकर पसंद करूंगा। हालांकि मैं भी बहुत प्यारी थी, लेकिन नताशा बेहद हसीन थी। हम 5 लड़कियां थी जो उम्र में कम थी और लड़कियां छोटी थी या फिर उससे ज़्यादा उम्र की हो चुकी थी, इसीलिए इंचार्ज ने हमें ही बुलाया था। उस नौजवान ने पूरी नज़र हम पर डाली और नताशा पर जाकर उसकी नज़र रुक गई थी। उसने कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ और यह सुनते ही नताशा की रंगत सफ़ेद पड़ गई थी। वो बहुत ही परेशान हो गई थी। इंचार्ज ने कहा कि ठीक है, आप कल को आ जाना और नताशा की और तुम्हारी बहुत ही सादगी से शादी करा देंगे। नताशा ने फौरन कहा कि मुझे नहीं करनी शादी। यह कहकर वह फौरन वहाँ से निकल गई थी। हम चारों लड़कियां और इंचार्ज हैरत से उसे देखे जा रहे थे। कई लोग भी इस बात की वजह नहीं जानना चाहता था। वह लड़का भी कुछ परेशानी का शिकार हो गया था। इंचार्ज ने कहा कि ऐसा करें कि आप किसी और लड़की को पसंद कर लें, लेकिन वह लड़का कहने लगा मुझे वही लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। हो सकता है कि अचानक से शादी की बात पर घबरा गई हो। आप उसे समझाएं, मैं 2 दिन बाद पंडित जी को लेकर आऊँगा। यह कहकर वह लड़का वहाँ से चला गया। मेरे इंचार्ज ने ठंडी आ भर कर रह गए थे। पहली बात तो ये कि यहाँ अच्छे रिश्ते आते नहीं और अगर किस्मत से आ भी जाए तो लड़की उसे अपनी खुशनसीबी ही समझती है। हम सब न उस लड़के को अच्छी तरह से छानबीन कराई। यह बहुत ही अच्छा और शरीफ नौजवान है, अच्छा कमाता है, अपना घर है। नताशा को और क्या चाहिए। फिर इंचार्ज मुझसे कहने लगी, सुनैना तुम समझाओ नताशा को, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। मैंने कहा जी मैडम, मैं उसे ज़रूर समझाऊंगी। हैरानी तो तब हुई थी कि नताशा ने इनकार क्यों किया। जब मैं ऊपर कमरे में गई तो वह बेतहाशा रोए जा रही थी। मुझे देखकर मेरे हाथ लगाकर और भी ज़्यादा रोने लगी। कहने लगी, सुनैना मुझे नहीं करनी है उससे शादी। मैंने कहा क्यों नहीं करनी, क्या बुराई है उसमें। ना तो वह बूढ़ा है और ना ही शक्ल से बुरा है और ना ही वह गरीब है। ऐसे रिश्ते तो किस्मत वाले को मिलते हैं। अगर हमारे माँ बाप होते तो बैठे बिठाई शादी के लिए ऐसे रिश्ते आ जाए तो वह लोग उसे खुशनसीब ही समझते हैं। तुम्हें तो अनाथ आश्रम में ऐसा रिश्ता मिल गया है, ऊपर वाले का शुक्र करो। नताशा कहने लगी, सुनैना कहीं मैं अपना सर पीट लूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। देखो सुनैना, हम एक दूसरे के खुद दुख दर्द के साथी हैं और हमें हमेशा साथ रहेंगे। हमने हमेशा मेरे आंसू पोंछे हैं और मैंने भी हमेशा तुम्हारे बिना
कभी रहना नहीं सीखा है। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी तीसरे की ज़रूरत है। हम यूं ही अपनी ज़िंदगी इस अनाथ आश्रम में गुजार लेंगे, यहाँ की लड़कियों को पढ़ाएंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, यहाँ का सिस्टम संभालेंगे, बस हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। शादी करना कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो। वह लड़का तो तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया है, कहता है मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। पति की मोहब्बत तो एक अलग ही चीज़ होती है और यह तो हर औरत की नेचुरल इच्छा होती है कि उसे कोई चाहे। तुम तो इस मामले में भी खुशनसीब हो कि वह लड़का तुम्हें ही नज़र में चाहने लगा है। नताशा कहने लगी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हो सकता है दोबारा मुझे अनाथ आश्रम में आने ही न दे, तुमसे मिलने न दे तो मैं मर जाऊंगी। वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो चुकी थी। मैंने उसकी आंसू पोंछे उसे मोहब्बत से समझाया और फिर उससे ये भी वादा किया कि मैं तुम्हारे पति से खुद बात करूंगी कि वह तुम्हें हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ मिलवाने मुझसे लाता रहे। मेरे बहुत समझाने पर वह राजी हो गई थी, लेकिन शादी के पहले वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। बार बार मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठा लेती। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे पास ही बैठी रहो। मैं भी उसके पास ही बैठी रही थी। दिल तो मेरा भी उसकी तरफ बहुत ज़्यादा उदास था, लेकिन शादी तो उसे करनी ही थी। मैं इसीलिए खुश थी कि मेरी दोस्त एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी। मुझे और क्या चाहिए था। नताशा शादी के बाद मेरे गले लगकर खूब रोई थी और फिर विदा होकर चली गई। मैंने नताशा के पति से कहा था कि वह उसे कुछ दिन बाद ही अनाथ आश्रम मिलवाने लेकर आया करे। उसने इस बात पर हामी भी भरी थी। वह बहुत अच्छा इंसान था। उसने 2-3 दिन बाद ही नताशा को अनाथ आश्रम में पूरे दिन के लिए छोड़ दिया था। जब नताशा आई तो उसके चेहरे पर फैली खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। वह इतनी खुश थी कि उसकी कोई हद न थी। बार बार मुझसे साहिल की ही बातें किए जा रही थी। कहने लगी, सुनैना वह बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मोहब्बत करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। पता है, वह कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे पहली नज़र में ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी। तुम इतनी खूबसूरत हो। मैं खुश थी कि चलो नताशा अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हुई है। उसके बाद जब वह आती अपनी बातें ही मुझसे करने लगती। उसकी बातें साहिल के आसपास ही घूमती रहती। वह कहती कि वो कहता है कि ये करना वो करना, मेरा बहुत ख्याल रखता है। कुल मिलाकर साहिल नताशा पर दिलो जान से फिदा था। 1 साल बीत चुका था, लेकिन उसके घर औलाद नहीं हुई थी और फिर भी साहिल की मोहब्बत जरा भी नताशा के लिए कम नहीं हुई थी। उन्हीं दिनों इंचार्ज ने मुझसे कहा कि अब तुम ऑफिस में बैठकर मेरा काम संभालो, क्योंकि मैं और ज़्यादा समय नहीं दे सकती हूँ। इंचार्ज कुछ बीमार रहने लगी थी। मैंने इंचार्ज की कुर्सी संभाली। जब इंचार्ज कम ही आती थी, लेकिन उसका कोई नितिन भाई ऑफिस में बैठने लगा था। वह ऑफिस के बाहरी मालूमात देखता रहा करता था और अनाथ आश्रम के मामले के लिए मुझे उससे बातचीत भी करनी पड़ती थी। खुशमिजाज किस्म का इंसान था और लेकिन शोख मिजाज बहुत ही ज़्यादा था। बात बात पर हंसने लगता, मजाक करने लगता। पहले तो मैं उसकी संगत में बहुत घबराती थी। वह मुझसे कहता था, खूबसूरत लड़कियों के नखरे बड़े हैं भाई, लड़कों से सीधे मुंह बात ही नहीं करती। इतनी भी क्या है, हाँ शायद मैं खूबसूरत नहीं हूँ, हैंडसम नहीं हूँ, शायद इसीलिए। फिर मुझे देखकर कहने लगा, यार तुम बताओ सुनैना, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? जो लड़कियाँ मुझे देखकर ही अपना रुख बदल लेती हैं। मैं अब उसकी बात में क्या जवाब देती। मैं उसकी बात टालने की कोशिश करती। मैंने कहा कि आपको मालूम है जो नए बच्चे अनाथ आश्रम में आए हैं, उनसे कम उम्र की बच्चियों की संख्या कितनी है। मैं खामखा ही रजिस्टर खोलकर उसमें से देखकर बातें करने लगी।
उसने मेरे हाथ से पेन लेकर एक तरफ रख दिया और रजिस्टर बंद कर दिया। कहने लगा, सुनैना, मैंने आपसे कुछ पूछा है, मुझे बताएं। मैंने कहा, आपके सवाल का मैं क्या जवाब दूं? बहुत ही बेकार के सवाल हैं। सुमित कहने लगा, असल में मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, दिलो जान से चाहता हूँ, उसे चाहने लगा हूँ, लेकिन वो तो मुझ पर घास ही नहीं डालती।